हम देख रहे हैं अमाइंस क्या होता है। अमाइंस को कंसिडर किया जाता है बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी कि इनका अमोनिया से जन्म होता है। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट, किसका खुला हुआ है, इसको वो कर दो, हटाओ वहां से, किससे खोल रखा है आप, हटा दो, कोई बात नहीं, रिमूव कर दे वहां से, इसका जो पीछे से होता है ना ऐप, वो हटा दो, रिमूव करो तब जाएगा। तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ये अमोनिया CH3 यानी कि R ग्रुप एल्काइल ग्रुप पर भी लग सकता है। यही NH2 जो अमोनिया के डेरिवेटिव है वो बेंजीन पर भी लग सकता है। फिर हमने देखा कि ये 2 एल्काइल ग्रुप या फिर 3 एल्काइल ग्रुप से भी लग सकता है। इसके बेसिस पर इसने क्लासिफिकेशन किया अमाइन का प्राइमरी अमाइन क्या होगा, सिंपल देखना है, अगर एक R ग्रुप लगा है या NH2 ग्रुप कहीं पर लिखा है तो आप बोलोगे उसको 1 डिग्री या प्राइमरी। अगर कहीं पर NH लिखा है या 2 R ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, या जरूरी नहीं है कि दोनों एल्काइल ग्रुप लगे, एक एराइल एक एल्काइल भी लग सकता है, तो NH से आप पहचानना NH क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, सेकेंडरी या 2 डिग्री। अगर कहीं पर सिर्फ N लिखा है तो वो 3 डिग्री कहलाएगा या टर्सरी कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बेस पर इसके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन नेम जरूर आते हैं और IUPAC नेम आते हैं। तो कुछ के IUPAC नेम देख रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाइड करवा रहा हूं, उसको जरा चेक करना है। देखिए पहले इसका नाम देखिए, आप पहले यहां से चलिए। आप सिंपल नाम तो आपको मालूम है कि अमाइन होता है, जैसे कि इसके पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो इसका बोलेंगे इथेन अमाइन। अब ये वाला देखो आप मेनली यहां से, तो आपने देखा NH2 कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो आपने ये किया 1 2 3, तो 2 नंबर पे अमाइन आ रहा है, तो इसने बोला प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अब आपने देखा कि यहां पर इस वाले मॉलिक्यूल में चाहे चेक करो, ये आपका 1 डिग्री नहीं है, ये आपका 2 डिग्री सेकेंडरी है क्योंकि NH है। एक तरफ CH3 लगा है और एक तरफ C2H5 लगा हुआ है। तो हम लोग किसको कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो मेन ग्रुप मानी जाएगी, यानी कि CH2 CH3 एक चेन हो गई, और दूसरी को हम साइड चेन मानेंगे। यानी कि ये कैसे इंडिकेट करेंगे, N पर क्या लगा है एक साइड चेन में, यानी कि CH3 क्या बोलता है, मिथाइल, हो गया N मिथाइल। फिर पूरी चेन को हमने मान लिया, ये क्या है, इथाइन इथेन, ये हो गया इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन। जो मेन है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे। अगर सेम आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस N पर आपके पास सेम है, यहां पर भी एक ही कार्बन, यहां पर भी एक ही, यहां भी एक ही कार्बन है, तो हमारे पास मजबूरी है कि किसी भी एक कार्बन को मेन मान लो और बाकी को आप साइड चेन बनाओ। तो N पर 2 बार मिथाइल है, तो उसने लिखा N, डाई मिथाइल मिथेन अमाइन। नेम जरूर देखना है क्योंकि इसके नेम से ही क्वेश्चन बनता है, नेम अगर समझ आएंगे तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट वाले को चेक किया, आपने देखा, अब देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पर उसने नंबरिंग डाल दी 1 2 3 4, तो ये हो गया आपके पास N पर N डाई इथाइल है देखो, और टोटल कितने कार्बन हो गए, ब्यूटेन अमाइन लिख सकते हो या ब्यूटेन 1 अमाइन, कभी कभी 1 भी लिखता है, तो 1 का मतलब ये था, बच्चों को समझ नहीं आता, तो 1 का मतलब यही है कि जिसको आपने मेन माना है वहां से नंबरिंग 1 से करेंगे, 1 2 3 4 करके ऐसे करेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सिर्फ यही नहीं आ सकता, आपके पास डबल बॉन्ड भी आ सकता है, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है जो डबल बॉन्ड वाला हो, सिंपल वाले क्वेश्चन ही दे रखे हैं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में दिया गया है, तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड जब आया तो आप डबल बॉन्ड से नंबरिंग नहीं करोगे, आप फंक्शनल ग्रुप मानोगे मेन अमाइन को, तो वहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3, प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन और 1 अमाइन, क्योंकि ये इन जो है वो प्राइमरी सफिक्स है और अमाइन जो है सेकेंडरी सफिक्स है। तो लिखने के पैटर्न पे पहले हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं फिर सेकेंडरी सफिक्स, इसलिए 2 पर इन आया है और 1 अमाइन आया। ई एन ई क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों कैसे हैं, मैंने बताया था आपको, वोबल्स हो जाते हैं, इसलिए एक जो है वो हट जाएगा, इसलिए हट गया। इसको आप जानते ही हो, इसका नाम है एनिलीन है इसका नाम, और बाकी इसका नाम आप देख सकते हो, एन पर ये भी 2 बार आ रहा है, तो एन डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन बोलो या ये बोलो, बात सेम, देखो यहाँ लिखा है ना बेंजीन अमाइन, एनिलीन या बेंजीन अमाइन, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो भाई एनिलीन क्या है, बेंजीन अमाइन अलग अलग क्या है, एनिलीन बोल लो या फिर बेंजीन अमाइन बोलो, एक ही बात है। क्लियर है, एक बार चेक कर लो फटाफट से, इसको आराम से चेक करते रहना है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछना है, इसी से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैं आपको पढ़वा रहा हूं वैसे आपको पढ़ते रहना लिख लिख के, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा किसी बच्चे के साथ।
चले आगे। हो गया भाई? बहाना तो करो, अभी रुकना है क्या, चलना है कि? चले आगे, चलिए चलो नेक्स्ट। अब यहां से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ माइंड। एक एक रिएक्शन लिखते जाना, क्योंकि वही बच्चा रुकेगा शाम तक जो बच्चा 75% नहीं ला पाएगा, बाकी किसी को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला प्रिपरेशन मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। कि अगर नाइट्रो होता क्या है, नाइट्रो होता है NO2, नाइट्रो ग्रुप कहीं भी आ गया हो, जरूरी नहीं है कि नाइट्रो NO2 ग्रुप बेंजीन पर ही आएगा, वो एल्काइल पर भी आ सकता है। अगर नाइट्रो ग्रुप आया और H2PD साथ में इथेनॉल डाल रखा है, या SnHCl डाल रखा है, या FeHCl डाल रखा है, कुछ भी डाल सकता है तीनों में से, H2PD इथेनॉल, SnHCl या फिर FeHCl ये डाल रखा हो तो NO2 को कन्वर्ट कर देना है NH2 में। क्लियर है? बढ़िया। इसमें एक पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, यानी कि Fe की बात कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रीफर्ड। वो पूछने लगे कि इन तीनों में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा प्रीफर किया जाएगा, तो कह रहा है FeHCl को ज्यादा प्रीफर करेंगे। क्यों? बिकॉज ये रीजन है, FeCl2 फॉर्म्ड गेट हाइड्रोलाइज्ड, कि जो बन रहा होगा, बनेगा क्या इसके अंदर, FeCl2 बनेगा। जो FeCl2 बन रहा होगा, Fe और HCl रिजेक्ट करके NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेंगे और आपस में बनाएंगे FeCl2। जो बन रहा होगा वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो रिलीज करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोबारा से ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसी रिएक्शन में, इसलिए इसको लिया जाता है, यानी कि रिएक्टिविटी बढ़ाता है, कहने का मतलब ये है। अब ये एक रीजनिंग है, और इस रीजनिंग को ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये आ सकती है, और ऐसे ही एनसीईआरटी की लाइन को याद करेंगे जैसे मैं लिखा हुआ है। अब इसके लिए आपको दिया डायरेक्टली शायद ना आए, लेकिन ये कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन में ये रिएक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, ये जरा चेक करना, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ओरिजिनेट कहां से हुआ है वो बताया जाएगा। रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अमोनोलिसिस की रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले ओरिजिनेशन कहां से हुआ है देखो। अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड NH3 से रिएक्ट करवाया जाता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल NH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये जो NH3 है वो R ग्रुप पर अटैच करता है। क्यों अटैच करता है R ग्रुप पर? हेलोजन का चार्ज क्या हो गया, माइनस, इसका चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपको मालूम है कि लोन पेयर जो है वो माइनस की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए वो किस पर रिएक्ट करेंगे, R ग्रुप पर, इसलिए वो R पर अटैच हो गए और ये हेलोजन बन गया। अब N जो है वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहां आपने ज्यादा बॉन्ड बनवा दिए, इसलिए NH3 पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और ये आया माइनस। अब इसका यूज क्या है अभी वो आगे बताएगा। मेन रिएक्शन है ये वाली, ये देखना है, ये कितने डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री अमाइन पर कोई भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर दें तो होगा क्या, देखो ध्यान से देखना है। यहां से एक H निकलेगा हमेशा और यहां से हेलोजन निकलेगी। अब ये रिएक्शन ऐसे नहीं आएगी, रिएक्शन R की जगह कुछ और आएगी, CH3 आएगी, C2H5 आएगी, जो भी लिखी हुई आएगी, और इस पर जो रिएक्शन हो रही होगी वो भी कुछ और आएगा। तो आपको सेंसेस लगाने होंगे कि किस तरह से लिखा हुआ है। हेलोजन क्या निकला, माइनस के HX, Cl होता तो HCl, Br होगा तो HBr। अब ये क्या हो गया, देखो एक R तो पहले से ही है, तो अब एक R और जुड़ गया तो क्या हो गया, R2NH। तो ये 1 डिग्री से कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री। तो हम इस कन्वर्जन का इस्तेमाल वहां पर भी करेंगे जहां 1 डिग्री अमाइन को किसी और डिग्री अमाइन में कन्वर्ट किया जा रहा होगा। अब ये 2 डिग्री अमाइन पे फिर से हमने रिएक्शन करा दी, फिर से रिएक्शन कराने पर R3 हो गया, फिर से वो निकल गया HX, और ये बन गया R3N, कितने डिग्री बन गया, 3 डिग्री। अब हमने अगर फिर से करा दी तो रिएक्शन फिर से कर जाएगा, लेकिन अब H इसके पास है नहीं जिससे कि हेलोजन एक्सट्रैक्ट होकर बाहर निकल जाए, तो X भी जाके इसी के पास, N के पास लग जाता है और ये क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बनता है। क्या बनता है ये कुछ समय के लिए स्टेबल होता है, बना हुआ नहीं रहता है, कुछ समय के लिए स्टेबल होता है, फिर दोबारा से ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एक बेस की प्रेजेंस से रिएक्शन करवा दें तो ये फिर से देखो अमाइन में 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो गया जहां से आप चले थे, RnH2। तो अगर किसी बेस से रिएक्शन करवा दो तो वापस से कन्वर्ट होने की पावर रखता है, तो ये है H2 और NX, तो आप बाहर निकाल दोगे। बस ये रिएक्शन पढ़नी है, यहां से देख लेंगे इसको। इसका जो ऑर्डर है याद रखना,
ये हम पढ़ते हुए आए हैं एल्काइल हाइड्राइड से, आई का ज्यादा होता है फिर Br का। फिर रिएक्शन को देखना है मेनली, ये रिएक्शन जितनी आसान लगती है जब रियल क्वेश्चंस आते हैं तो रिएक्शन सोल्व नहीं होती, तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, लिख के देख लेना। को पढ़ने जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन बना रहे हैं। थर्ड मेथड, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, CN को हम नाइट्राइल बोलते हैं या साइनाइड, एक ही बात है। वो कह रहा है जब भी CN होगा, अगर CN पर हम H2Ni या फिर NaHg साथ में C2H5OH, NaHg इसका नाम है सोडियम अमलगम, याद रखना इसको। तो CN को कन्वर्ट करना जहां भी होगा, बाकी से मतलब नहीं है, CN को कन्वर्ट करना है CH2NH2 में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ मेथड है अमाइड। अमाइड क्या होता है, CONH2 को हम अमाइड कहते हैं। अगर हम अमाइड पर LiAlH4 और साथ में H2O डाल दें, अमाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ही डालना पड़ेगा, तो ये CONH2 कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में। एक बार चेक कर लेंगे फटाफट से, लिख लिख के देख लेना कॉपी में एक बार। इस वाले क्वेश्चन में रुक जाओ, एक C2H4 1 2 3 4, हाँ सही बात है, हाँ मिस्टेक हो गई, 4 है। क्वार्टरनरी तो तभी बनेगा वो, ठीक है, देख लिया। चलते आगे। तो अब तक हम 4 मेथड को पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मेथड है, इंपोर्टेंट मेथड है, और ये डायरेक्टली रिएक्शन 2 बार से रिपीट हो रही है। ये 24 में भी आई है, 25 में भी आई है। एक के लिए एक रिएक्शन है जो लगातार 2 बार रिपीट हुई है। चलिए, हो सकता है भैया रिपीट हो जाए, तो लगातार आ रही है। गैब्रियल पिथैलिमाइड सिंथेसिस, डायरेक्टली नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन से आएगा। इस रिएक्शन में बेस्ट मेथड है ये, किसका बेस्ट मेथड है, ये प्राइमरी अमाइन बनाने का भी बेस्ट मेथड है। प्राइमरी अमाइन बनाने का ये बेस्ट मेथड है। कह रहा है इससे एक चीज और ध्यान देखनी है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इससे एलिफेटिक बना सकते हो, एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाले। क्यों नहीं बना सकते, क्वेश्चन पूछा जाता है। बाय दिस मेथड, क्यों, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय पिथैलिमाइड। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाएगा, जो भी इसके अंदर एनायन बन रहा होगा। अब देखते हैं इसको, ये इंपोर्टेंट था, ये असर्शन रीजनिंग के लिए इंपोर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है। पिथैलिमाइड लिया, क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन की पोजीशन पर CO, साइड वाली पोजीशन पर भी CO, और दोनों को अटैच करा हमने NH। ये हो गया हमारे पास पिथैलिमाइड। पहले समझो फिर बना के अपने आप देखना, इसे बिना देखे। हमने एक बेस रिएक्शन करी KOH, जैसे हमने KOH से रिएक्शन करी तो यहां पर हमने देखा, चेक किया, KOH से रिएक्शन करने पर वो यहां से H और यहां से OH, H2O बाहर निकल गया, K बचा, K जाके N पर लग गया। एक एक स्टेप को देखते रहेंगे, रिएक्शन लेंथी है लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने एल्काइल हाइड्राइड से रिएक्शन करी तो आपने देखा हेलोजन और KX बाहर निकल गया, R जाके लग गया। पहले में KOH से रिएक्शन करी, K जाके लगा N पर, फिर हमने एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करी, R जाके लगा। इसी को हमने यहां पर लिया है, जो बनाया था, इसकी रिएक्शन करी NaOH से, बॉन्ड टूट जाते हैं, यहां पर लगता है ONA लग रहा है दोनों जगह, और ये जो था ये बाहर निकल गया RNH2 की फॉर्म में। रिएक्शन भरी लेंथी हो, 3 स्टेप में कंप्लीट है। पहले KOH से रिएक्शन करी, ऐसे देखना है, फिर RX से रिएक्शन करी, फिर NaOH से। रिएक्शन लेंथी भरी दिख रही हो लेकिन आसान है। KOH से रिएक्शन करी, K लगा N पर, RX से रिएक्शन करी, R लगा, NaOH से रिएक्शन करी, ONA लगा, कार्बन से, दोनों कार्बन से RNH2 बाहर हो गया। बना के एक बार चेक कर लो फटाफट से, बन रही है कि नहीं बन रही। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या कह रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड। अगर आप अमाइड को, RCONH2 को, अमाइड किसको, अमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अमाइड को कन्वर्ट करना होता है अमाइन में। अगर आप अमाइड को Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन करा दोगे, हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन के साथ, तो अमाइड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये बन जाएगा डायरेक्टली RNH2। पहले हम अमाइड को किस रिएक्शन करवा रहे थे,
अभी करवा के आए ना अमाइड को, LiAlH4 साथ में H2O, लेकिन वहां पर CONH2 कन्वर्ट हो रहा था CH2NH2 में, लेकिन यहां CH2NH2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ध्यान रखना, यहां कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली NH2 में। तो एक कार्बन अगर बढ़ाना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम चेक कर रहे हैं, हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ यहां से चेक करनी है, ये देखना है जो मेन हमारे लिए काम का है। क्या कह रहा है ये कह रहा है पहले आपको देखना है लोअर एलिफेटिक अमाइन जो है वो सोल्यूबल होता है, बट लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन हायर वाले नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहां से इंपोर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन आर इंगेज इन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कह रहा है उसने दिखाया भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो बेसिकली इंटरमोलिकुलर प्राइमरी में सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी में है, फिर टर्सरी में। तो उसने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट चेक करें प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। आपने ये भी चेक कर लिया होगा, इसके अकॉर्डिंगली ये वाला टेबल को मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अमाइंस जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और बेसिसिटी प्रूफ करने के लिए हम किसी भी बेस की रिएक्शन एसिड से करते हैं। तो हमने एसिड लिया कोई भी HX, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। बेस एसिड का काम है H+ को रिलीज करना, और बेस का काम है H+ को एक्सेप्ट करना। इसने H+ को एक्सेप्ट करा, देखो NH2 की जगह क्या हो गया यहाँ पर NH3, और X जाके इस पर लग गया, वो तो सोल्ट बनेगा। तो यानी कि ये बात प्रूफ करता है कि अमाइन जो है वो बेसिक होता है, क्योंकि उसने H+ को क्या किया? एक्सेप्ट। ऐसा ही ना सिर्फ एलिफेटिक अमाइन बल्कि एरोमेटिक जैसे कि एनिलीन BHCl, जब इसने ये बेसिक है तो इसने H को एक्सेप्ट किया, तो NH2 की जगह क्या आ गया यहाँ पर? NH3, और यहाँ पर हो गया Cl। इसका नाम इंपोर्टेंट है, याद रखना, एनिलीनियम क्लोराइड। कि अगर बेंजीन पर NH3+ आएगा तो वो एनिलीनियम कहलाएगा। यानी कि इन दो रिएक्शन से हमने प्रूफ किया कि ये बेसिक होते हैं। अब वो कह रहा है कि आगे हम लोग चलेंगे, रिएक्शंस को जरा चेक करेंगे। अब ये बेसिक सिटी को प्रूफ करने के लिए उसने बहुत सारी रिएक्शंस को बताया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे, मेन पार्ट यही है इनके। अमाइन सोल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद ए बेस, कि अगर अमाइन सोल्ट को हम करके भी आए हैं, ट्रीटमेंट करें बेस के साथ, तो वो रीजनरेशन हो सकता है, हम करके आए हैं। अब वो आगे कह रहा है कि अमाइन सोल्ट आर सोल्युबल इन वाटर बट इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहां से देखेंगे, द रिएक्शन ऑफ अमाइन विद मिनरल एसिड टू फॉर्म अमोनियम सोल्ट शो दैट दीज आर बेसिक इन नेचर। ये कैसे हैं? बेसिक है नेचर में। वो कह रहा है कि अगर हम इसकी एक रिएक्शन करें और KB की फॉर्म में निकालें, तो आप ये निकाल सकते हो, आप चेक कर सकते हो। बेसिकली अगर RNH2 लिया तो आपने H2O से रिएक्शन करी, तो H2O के H को इसने एक्सेप्ट किया, RNH3+ हो गया और OH बाहर निकल गया। K निकाला, H2O इधर चला गया, तो ये आ गया KB की फॉर्म में। KB का मतलब है, इस रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि KB जैसे बढ़ रहा होगा OH आयन भी बढ़ रहे होंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर KB की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है उसका बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। चेक करेंगे एक बार। दूसरा है PKB। PKB का फॉर्मूला ये है, PKB का मतलब है कि अगर PKB की वैल्यू बढ़ रही होगी, KB की वैल्यू घट रही होगी, और बेसिक कैरेक्टर भी घटेगा। तो अगर बेसिक अमाइन को ढूंढना है तो आप KB की वैल्यू हाई होनी चाहिए और PKB की वैल्यू लो होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहां से हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप, और थोड़ा सा इसको क्लियर देखते हैं। इसकी एक एक लाइन पर हम लोग ध्यान रखेंगे, एक एक लाइन पर इसको चेक करेंगे। अमाइन का बेसिसिटी रिलेशनशिप बता रहा है कि हम एल्केन अमाइन या एल्काइल अमाइन ले लें और हम ले लें अमोनिया, कौन ज्यादा बेसिक होगा, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है कि देखो एक रिएक्शन से आप चेक करो जरा,
ये है RNH2 एक एल्काइल अमाइन है और ये है एक अमोनिया। एल्काइल अमाइन को H प्लस दिया गया, यानी कोई एसिड दिया गया, तो उसने H प्लस को एक्सेप्ट किया और ये वाला कैटायन बनाया। ऐसा ही सेम अमोनिया ने भी किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया और ये वाला कैटायन उसने बनाया, सेम बना रहा है कैटायन। फर्क सिर्फ किस बात का है, यहां पर R ग्रुप है और यहां पर H ग्रुप। अब ये दोनों क्या करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, N ग्रुप से क्या अटैच होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाएगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाने वाले हमने पढ़े थे कुछ ही ग्रुप हमारे सिलेबस में है, जैसे कि CH3, जैसे कि C2H5 और बहुत ज्यादा हो गया तो OCH3। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी कुछ ही हमारे सिलेबस में है, जैसे कि हेलोजन, जैसे कि NO2। ये बार बार हमारे सिलेबस में आते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लगा तो COOH ग्रुप लगेगा। NO2 मेन ग्रुप है। तो अब इससे होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहा होगा, और ये तो H तक कोई आइडेंटिटी नहीं है, H तो बहुत छोटा एटम है, ना तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए विश्वास रखता, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो अब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करवा रहा है, डोनेटिंग ग्रुप से क्या होगा, पढ़ते हैं इसको, ध्यान से देखना है। अब ये चीजें पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी है और इसको ध्यान से सुनना है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही बनेंगे। इसके 3 पैराग्राफ है, डायरेक्टली पढ़ना है इसको। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, अभी हमने पढ़ के आए कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इट पुशेस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ये सारे इलेक्ट्रॉन को लेके कहां पे डाल देता है, नाइट्रोजन पर डाल देता है, एंड दस मेक्स द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग। यानी कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेटा मैं निकाल के ना थोड़ी देर फेंकने वाला हूं, तो वो चप्पर बजाते हैं दोनों पे, शयान और शयान दोनों बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं, चप्पर बजाते हुए निकाल लूंगा मैं यहां से, कई बार भगा दिया मैं तुझे यहां से, चुपचाप बैठना, डिस्टर्ब मत करना, बिल्कुल बता रहा हूं मैं तेरे को। तो ये अवेलेबल करवाता है किस पर, नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, किसके लिए अट्रैक्ट करवाएगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अब वो कह रहा है मोर ओवर सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, कि जितना भी अमोनियम आयन है कि नाइट्रोजन पर जो चार्ज आया, फॉर्म्ड फ्रॉम द अमाइन गेट स्टेबलाइज, यानी कि इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। डिस्पर्सल क्यों, वो कह रहा है किसके कारण होगी, प्लस आई इफेक्ट के कारण। यानी कि एक प्लस आई इफेक्ट भी उसने एक फैक्टर डाला, उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट भी दिखाते हैं, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है किसमें, नाइट्रोजन पर। कहने का मतलब तक ये है इसका। आगे कह रहा है हेंस एल्काइल अमाइन आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया, इसकी वजह से उसने कहा कि ये वाला ज्यादा बेसिक है किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। अमोनिया कम बेसिक होता है क्योंकि इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए किसको, नाइट्रोजन को। तो यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा नाइट्रोजन पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा नाइट्रोजन पर, वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा वो उतना ही कम बेसिक होगा। आगे क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि दिस ट्रेंड, यहां से ध्यान से देखना है इसको, यहां से, दिस ट्रेंड इज फॉलोड इन गैसियस फेज। ये सब में नहीं है, ये सिर्फ ट्रेंड किसमें फॉलो कराता है, गैसियस फेज में कराता है, गैसियस सॉल्यूशन है तो। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमोनिया इन गैसियस फेज फॉलोज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। जो हमने एक्सपेक्ट किया, हमने क्या एक्सपेक्ट किया, टर्सरी वाला ज्यादा होगा क्योंकि उसके बाद 3 आई लगे होंगे, फिर सेकेंडरी होगा क्योंकि उसके बाद 2 आई लगे होंगे, फिर उसके बाद में प्राइमरी होगा, और अमोनिया का नंबर तो बाद में आएगा। और अगर बेंजीन वाला आ गया तो बेंजीन वाला अमोनिया से भी कम हो जाएगा। द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर, पहली बात तो ये देखना, जो ग्रीन पेन से लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैसियस फेज अगर आता है क्वेश्चंस में तो पहले 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर अमोनिया होगा, फिर बेंजीन वाला होगा। अगर बात कर रहा है वो पीकेबी की वैल्यू के ऊपर, द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर इन द एक्वस स्टेट। कह रहा एविडेंस है, कुछ पीकेबी वैल्यू के एविडेंस देगा कि जब प्रैक्टिकली किया गया, प्रैक्टिकली देखा गया, पीकेबी वैल्यू निकाली गई, तो ट्रेंड जो है, जो आना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था, वो नहीं आया। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में ट्रेंड जो है वो बदल जाता है। यहां से देखेंगे, इन दी एक्वस फेज दी सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन गेट स्टेबलाइज नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट।
वो कह रहा है कि एक्वस फेज में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही नहीं लगता, बट ऑल्सो बाई सोल्वेशन विद वाटर। यानी कि वाटर जब बॉन्ड बनाता है तो इस बात को कहते हैं सोल्वेशन कितना हुआ है, तो सोल्वेशन इफेक्ट भी लगता है। तो वो कह रहा है कि प्लस आई इफेक्ट भी फैक्टर हो गया एक, और एक सोल्वेशन भी एक फैक्टर हो गया किसके अंदर, किसके अंदर, एक्वस फेज में। कह रहा है ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन, कि जितना बड़ा आयन का साइज होगा लेसर विल बी सोल्वेशन, सोल्वेशन उतना ही कम होगा। कह रहा है कि आप देख सकते हो एंड लेस स्टेबलाइज, आप देख सकते हो 1 डिग्री है, 1 डिग्री। तो हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ के आए थे अभी, 1 डिग्री वाले का पढ़ के आए थे, 2 डिग्री 3 डिग्री। हम पढ़ के आए बेसिक नेचर किसका है सबसे ज्यादा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें सोल्वेशन के बेस पर स्टेबिलिटी की, तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपेरिजन टू 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि देखो इसके पास सोल्वेशन ज्यादा हो रहा है, OH2 एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, इसके साथ सिर्फ 2 बॉन्ड ही बन पा रहे हैं, एक ये और एक ये, और इसके साथ सिर्फ एक बॉन्ड ही बन पा रहा है, सोल्वेशन कम हो रहा है। तो स्टेबिलिटी 1 डिग्री की सोल्वेशन के बेसिस पर ज्यादा हुई, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। एक बार पढ़ेंगे इसको ध्यान से, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है उसको स्पेशली पढ़ लिया। 2 ही पॉइंट मेन है, गैसियस फेज सॉल्वेशन के बेस से बताया अभी हमने, सॉल्वेशन के बेस पर एक्वस फेज में क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेक करेंगे, और ये खत्म हो गया बेसिक करेक्टर। कह रहा है कि देखो ग्रेटर दी स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन, जो अमोनियम केटायन बना, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा थी, 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। तो कह रहा है जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी स्ट्रोंगर शुड बी होना चाहिए क्या, कोरस्पोंडिंग अमाइन एज ए बेस, वो उतना ज्यादा क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो पहले ट्रेंड तो था, किसका ट्रेंड था, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। लेकिन सोल्वेशन के बेसिस पे ये बोलने लग गया कि यार 1 डिग्री ज्यादा होगा, इसके अकॉर्डिंगली फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी ये पलट दिया उसने। दस दी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एलिफेटिक में शुड बी, वो कह रहा है नहीं, होनी चाहिए वही सेम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। विच अब कह रहा है दूसरा फैक्टर डाल रहा है, विच इज अपोजिट। लेकिन अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा नहीं होता। सेकेंडली, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या बता रहा है कि 3 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, फिर होना चाहिए 2 डिग्री, फिर होना चाहिए 1 डिग्री। तो उसके बेसिस पर तो ये अपोजिट है। सेकेंडली क्या है दूसरा, व्हेन दी एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, कि अगर लगने वाला ग्रुप स्मॉल है जैसे कि CH3, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस, तब तो स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर नहीं करती। टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर वर्क नहीं करता। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडनेस, कितना क्राउडेड है मॉलिक्यूल्स। अब वो कह रहा है कि इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप बिगर, अगर बड़ा हो गया जैसे कि CH3 से बड़ा कौन सा हो गया, C2H5, C3H7, इतना भी बड़ा हो जाए, देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस, तब फंक्शन करने लग जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। देयरफॉर द चेंज ऑफ नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप, कह रहा है इसके बेस पर अगर एल्काइल ग्रुप बदलेगा तो रिजल्ट भी चेंज होंगे और बेसिक स्ट्रेंथ भी के रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ को एक सेट रूल के अकॉर्डिंगली नहीं बताया जा सकता। तो आपके एल्काइल ग्रुप बदलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर भी आपका बदलेगा, चेंज होगा। Thus there is a suitable interplay of the inductive effect। वो कह रहा है कि एक साथ देखना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का रोल होगा, सोल्वेशन इफेक्ट होगा और हिस्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि एक्वस स्टेट में बेसिक कैरेक्टर किसका होगा। देखो ध्यान से, अगर C2H5 आया है, अगर C2H5 आया है, CH3 से बड़ा कोई भी मॉलिक्यूल हो, C2H5 हो, C3H7 हो, तो सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री वाले का तो दोनों में ही होगा। 2 डिग्री वाले का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री वाले का, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर NH3, और फिर बेंजीन वाला। और अगर आया CH3 ग्रुप तो 2 डिग्री तो दोनों में ही रहेगा, बस ये फैक्टर चेंज करना, ये होगा 1 डिग्री और ये होगा 3 डिग्री, फिर होगा NH3 और फिर होगा बेंजीन। तो ये बात को आप पूरा एक चीज को रट्टा मान लेंगे, इस चीज को, इसमें क्वेश्चन आना ही आना है, 100% क्वेश्चन आना है कि अगर CH3 का केस है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री होगा, और अगर केस है गैसेस का तो क्या होगा 3, 2, 1, सिंपल होगा 3, 2, 1। लेकिन अगर केस ये वाले हैं तो आपके पास ये वाला केस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट कर दें, एक ही और देख लेते हैं, बस ये बेसिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है एल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, कि अगर आप कोई अमोनिया ले लो, अमोनिया क्या ले लो NH3, और NH3 ले लो और कोई एनिलीन ले लिया, तो इन दोनों में कौन बेसिक होगा। कह रहा है कि देखो एनिलीन के जो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिक क्यों है, ये बेसिक इस वजह से है कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर दिख रहे हैं, अगर इस पर लोन पेयर नहीं होंगे तो ये बेसिक भी नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं नाइट्रोजन से, और देखो ये रेजोनेंस में चलेगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखानी पड़ेगी, अगर पूछेगा तो आपको ये पूरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखानी पड़ेगी। लेकिन NH3 पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो यानी कि NH3 ज्यादा बेसिक है इन कंपेरिजन टू बेंजीन अमाइन या एनिलीन या एरोमेटिक अमाइन, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। ये आपको बना के देखना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेंगे, बस बहुत कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस इतना ही है, मेनली इससे क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चंस आने हैं, इसको देखना है, चेक करना है इसको। बस थोड़ा सा और बचा, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस को। देखिए एसिलेशन रिएक्शन इंपोर्टेंट है, डायरेक्टली आती है एसाइलेशन, एसिटाइलेशन वो सैलिसिलिक एसिड वाली, याद रखना। रिएक्शन में कंफ्यूजन आता है एसाइलेशन और एसिटाइलेशन। अगर एसाइलेट क्या आनी है, एसाइलेशन आपने कोई भी अमाइन ले लिया और एसाइल ग्रुप लिया CH3COCl, यहां से H हटेगा, यहां से Cl, और कार्बन सिंपल हटाना है। ये बीच वाला प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे ही नहीं, आपको सिंपल लिखना है, Cl हटाना है और एक H। आपको कार्बन से लगाना नाइट्रोजन, देखो कार्बन से नाइट्रोजन लग गया,
कार्बन पर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, इस पर CH3 है, CH3 है, बीच हम लिखेंगे से मतलब है। तो जब भी किसी भी अमाइन पर एसाइल ग्रुप आएगा तो आप एक H हटाओगे, एक Cl, दोनों कार्बन को जोड़ दोगे। नेम इंपोर्टेंट है, नेम से आता है। इसका नाम है एन इथाइल इथेनामाइड। ये चेक करना है, एन इथाइल इथेनामाइड, ये इसको बोला इथेनामाइड। जब भी एन के पास में CO होगा तो वो अमाइड ही ग्रुप कहलाएगा। तो ये इथेनामाइड है CH3CO, और ये एन पर इथाइल लगा हुआ है। मेन ये है, नेम है इसका मेन। ऐसे ही आपने लिया दो ग्रुप को, फिर से Cl और H दोनों कंबाइन हो गए। रिएक्शन मुश्किल नहीं है, नेम को चेक करना है भाई, इसके नेम इंपोर्टेंट है। एन डाइथाइल इथेनामाइड कैसे बनेगा ये चेक करना है, क्योंकि जब ये एग्जाम में आएगा तो बनाना मुश्किल हो जाता है। ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपोर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो एसिड टेरिलाइड बनवाता है, बड़ा इंपोर्टेंट है। कैसे बनता है एसिड टेरिलाइड? एसिड टेरिलाइड, अगर आप बेंजीन अमाइन यानी कि एनिलीन ले लो, C6H5NH2, और आप एसिटिक एनहाइड्राइड सिलेक्शन करवाओ, CH3COOCOCH3, तो आप ये चला चेक करो, यहां से बॉन्ड को तोड़ना है, यहां से बॉन्ड को तोड़ना है, और जो बॉन्ड टूटा है साइड वाले O पर डालना है आपको H। क्या बना? CH3COOH, CH3COOH। क्या बचा था इधर? COCH3, N पर लगा दिया, देखो COCH3, इसका नाम है एसिड टेरिलाइड। और आईयूपीएसी नाम देखेंगे, एन फिनाइल इथेनामाइड। नेम मेन है, नेम देखो जरा फटाफट से, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये टेस्ट है। किसका टेस्ट है? इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर से एक स्मेल आती है जो कैसी होती है? फाउल स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है। तो ये अमोनिया प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट करने का मेथड है। तो जब भी हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और साथ में लेंगे KOH, हीट करेंगे, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? आइसोसाइनाइड में, बना KCl और साथ में H2। एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन याद हो गई। बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नेम के साथ आएगी डायरेक्टली ये आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये अमाइन को डिटेक्ट करने का मेथड है, अमाइन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखें आगे, चलिए फिर से देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये रिएक्शन हमें करी हुई है, जब भी आप किसी भी अमाइन पर HNO2 या NaNO2 की रिएक्शन करोगे HCl के साथ 273 से 278, तो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl। आपने वाटर सेक्शन करी, ये कन्वर्ट हो गया एल्कोहल, N2 और HCl बाहर हो गया। ऐसे ही सेम ये है, डाइजोनियम सोल्ट बना, हमने बना के आए हुए हैं, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, सब कुछ वही सेम है, क्योंकि सैंड में रिएक्शन से हम लोग उसको बनाते हुए आए हैं। आगे वही रिएक्शंस को चेक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पिछली बार भी आई थी और इस बार भी आएगी। ये टेस्ट है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट करने का। अगर 1 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट करना है तो कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री के लिए आ गया तो हम लोग लिखेंगे कौन सा टेस्ट? हिंजबर्ग टेस्ट। रीजेंट यूज करेंगे, हिंजबर्ग रीजेंट। क्या होता है हिंजबर्ग रीजेंट? बेंजीन पर SO2Cl, बेंजीन पर SO2Cl, नाम भी याद रखना है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर हम 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करवा दें, सिंपल है रिएक्शन, HCl बाहर हो गया और ये मॉलिक्यूल जुड़ गया, जो कि एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। और हम अगर इसके अंदर कोई एल्कली डाल देंगे, एल्कलाइन मेटल डाल देंगे, तो ये सोल्यूबल हो जाएगा इसके प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो गए, इससे पता चला ये कितने डिग्री अमाइन है? 1 डिग्री। नाम मेन है इसका, नेम मैंने पहले बताया था, नेम से आएगा, ये नेम आएगा,
एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन पर इथाइल बेंजीन है, सल्फोनामाइड है। अगर हम 2 डिग्री ले लेंगे, ये 2 डिग्री है, वही सेम HCl बाहर हो गया, रिएक्शन बनी, लेकिन ये सोल्यूबल एल्कली में नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट आएंगे और रह जाएंगे, ये सोल्यूबल नहीं होंगे। सोल्यूबल नहीं होंगे तो इससे पता चल जाएगा कितनी डिग्री अमाइन है, और 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 3 डिग्री है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, एन एन डाइथाइल बेंजीन। एक बार चेक कर लेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम अगर ब्रोमीनेशन करते हैं, ध्यान से देखना है, NH2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैराडाइटिक ग्रुप है, और पावरफुल कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को एक्टिवेट करता है। तो जिंक रिएक्शन करी Br2 वाटर की प्रेजेंस में, तो दोनों ऑर्थो पर Br लग गया और एक पैरा पर लग गया, और 3HBr बाहर निकल गया। लेकिन हम नहीं चाहते कि दोनों पर ऐसे बने, यानी कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बने। हम चाहते थे 2 प्रोडक्ट बने, एक ऑर्थो और एक पैरा, और पैरा वाला हमारे लिए मेन होता है क्योंकि वो मेजर होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां से देखना, यही मेन है इसके लिए। द मेन प्रॉब्लम encountered during the electrophilic substitution reaction of aromatic amine is that of very high reactivity, ये बहुत ही हाई रिएक्टिव है क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। Substitution tends to occur at ortho and para positions. If we have a pair mono-substituted aniline derivative, how can the activating effect of NH2 group can be controlled? कि हमें NH2 ग्रुप को कंट्रोल करना है, एक्टिवेटिंग ग्रुप को कंट्रोल करना है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, NH2 ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एसिटाइलेशन। अभी आपने जो पढ़ा वो था एसाइलेशन। अगर रिएक्शन एसिटाइलेशन की आई तो आप ये रिएक्शन लिख के आओगे, बहुत बच्चों को पता नहीं चलता। और अगर एसाइलेशन की रिएक्शन आई तो आप जो भी हमने पढ़ी थी एसाइल ग्रुप से, वो रिएक्शन लिख के आओगे एग्जाम में। और एसिटाइलेशन आई तो ये लिख के आओगे। तो आपने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करी, किसकी, एनिलीन की, किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन। तो आपने चेक किया कि ये जो H है, एक H हट गया और COCH3 लग गया। देखो COCH3 लग गया। अब ये जो बना, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर थे, पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग में जा रहे थे, अब नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग में नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे, देखो यही मॉलिक्यूल हमने यहां लिख लिया, NH, N पर दिखा दिया 2 बॉन्ड है, एक H लगा हुआ, एक रिंग लगी हुई है, 2 बॉन्ड दिखा दिए। N सिंगल बॉन्ड, CO CO, आगे CH3। अब जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, पहले ये लोन पेयर रिंग में जा रहे थे, वही जाने से हमें रोकना था। अब ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन पर आना पड़ा, और देखो यहां पर ये आ गया, और इलेक्ट्रॉन यहां से नाइट्रोजन पर चार्ज किया गया, अब पॉजिटिव। तो ये बना के दिखाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन ऑफ एसिटेनिलाइड interacts with
ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस। और ये बनाना पड़ेगा, पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपने Br2 के साथ रिएक्शन करी, तब Br2 पैरा पोजीशन पर ही जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा जैसे पहले जा रहा था। और आपको ये मॉलिक्यूल हटाना है, तो आप किसी भी बेस रिएक्शन कर दोगे एसिड से, तो वापस से आपका NH2 बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। हमने ये क्यों किया? क्योंकि NH2 ग्रुप बहुत एक्टिवेटिंग था, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा वाला, यानी कि पैरा वाला ग्रुप नहीं बन रहा था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बन रहा था। उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से किया। एसिटिक एनहाइड्राइड ने रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए और उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कंट्रोल करा। तो हमें क्या करना था? कंट्रोल करना था बेसिकली। इसकी वजह से ऐसा हुआ है। एक बार चेक कर लेंगे रिएक्शंस को। नाइट्रेशन, जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमने ये पाया कि NH2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैराडाइटिंग होता है, लेकिन असल में जब हम HNO3 की रिएक्शन करते हैं SO4 के साथ 288 केल्विन पर, तो हमें ऑर्थो और पैरा वाला ग्रुप मिला, लेकिन साथ ही मेटा वाला भी मिला। और मेटा वाला कितने परसेंट मिला? 47%। क्या ये परसेंटेज याद करनी पड़ेगी? यहां पर याद करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये सवाल पूछेगा, ये तो NO2 ग्रुप बनाता ही नहीं है, ये तो मेटा डायरेक्टिंग होता ही नहीं है, तो NO2 मेटा पर क्यों गया? तो ये क्या रीजन है इसके जाने का? तो हम लोग इसके बारे में यहां पे पढ़ेंगे। बाय प्रोटेक्टिंग ऑफ NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, द नाइट्रेशन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। ये कंट्रोल की जा सकती है। यहां से देखेंगे दोबारा से। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू नाइट्रो डेरिवेटिव। मोreover, in this singly acidic medium, aniline is protected to form the anilinium ion which is meta directing। यहां से देखेंगे ध्यान से, ये वाला मेन रीजन है इसका। ये कह रहा है कि जब हम किसी एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो एसिड से रिएक्शन कराते के साथ ही H+ बनता है और NH2 कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में। और NH3+ क्या है? एनिलीनियम कैटायन है, ये बना एनिलीनियम आयन। और जैसे ही एनिलीनियम आयन बना, यानी कि NH3+ आया, तो NH3+ वाला जो है वो कैसा होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि उस पर कोई भी लोन पेयर बचा नहीं होगा। जिस पर लोन पेयर होगा वो लोन पेयर रिंग में डालेगा और रिंग में जाएगा माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज की वजह से होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन इसके बेसिक नेचर की वजह से H रिएक्ट करता है NH2 से और बनता है NH3+, जिसको हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन यहां से देखना है बस। एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन, कि एनिलीनियम आयन बनाता है। प्रोटोनेटेड का मतलब प्रोटोन को एक्सेप्ट करके, प्रोटोन का मतलब H+। H+ कहां से आया? H+ कहां से आया? एसिड से आया ना, एसिड है ना डाला हमने, तो एसिड से आया, तो जो कि कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। अब ये मेटा डायरेक्टिंग है, दैट इज व्हाई बिसाइड्स द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के अलावा भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन रहा है। पहला सवाल ये है कि मेटा क्यों बन रहा है, तो आप ये वाला जवाब दोगे यहां से लेके यहां तक। अब दूसरा सवाल ये है कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो उसने कहा इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं NH2 ग्रुप को। कैसे कर सकते हैं? एसिटाइलेशन, वही सेम रेजोनेंस दिखाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, फिर एक H हटा, CO CH3 लगा, फिर अब हमने किया नाइट्रेशन, तो किस पर लग गया? ये पैरा पर लग गया। और हमने OH से S से रिएक्शन कर दी, किस में बन गया? ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया। एक बार चेक कर लेंगे, दोनों रीजनिंग है, एक ये वाली और एक ये वाली। सल्फोनेशन, एनिलीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। याद करना है, पूछता हो क्या बनता है सल्फोनेशन पर, ये वाला याद करना है, कई बार पूछा गया है MCQ की फॉर्म में। क्या बन रहा है, कैसे हम लोग देख रहे हैं इसको, देखेंगे। अपने H2SO4 लिया, तो सारा मॉलिक्यूल जो है वो इस पर जाकर अटैच हो गया, क्योंकि एसिड है प्योरली। तो H रिलीज करा, NH2 ने एक्सेप्ट करा, क्या हो गया? NH3। देखो NH3। अब यहां से H हटा, क्या बन गया? HSO4। HSO4 यहां लग गया। अब ये क्या हो गया? इसका नाम याद रखना है आपको। वो पूछता है कि स्ट्रक्चर क्या है, कई बार पूछी है उसने, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। पूछता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कई बार MCQ की फॉर्म में CBSE ने इसको पूछा है, इवन कई कंपटीशन में भी पूछा है। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर देंगे 453 से लेके 473 केल्विन पर, तो ये SO3H यहां से हट गया और लग गया यहां पर जाके। इसका नाम है सल्फेनेलिक एसिड।
सल्फेनिलिक एसिड, याद रखना इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर नेम ही इंपॉर्टेंट है, सल्फेनिलिक एसिड। ये आपस में इंटरकन्वर्ट है। अब यहां पे क्या हुआ, H फिर से ऊपर चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और नीचे आ गया फिर माइनस। एक ही मॉलिक्यूल पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है तो वो कहलाता है ज्यूटरायन। हम पढ़ के भी आए हैं, कहां पढ़ा है ज्यूटरायन, बायोमोलिक्यूल। कौन सा टॉपिक था, एम्फोटेरिक बिहेवियर। कौन सा एसिडिक ग्रुप था उसके अंदर, COOH। और बेसिक कौन सा था, अमाइन था, NH2 ग्रुप था, तो जिसकी वजह से वहां पे ज्यूटरायन बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस ज्यादा है, ये देखेंगे। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडरक्राफ्ट, ये फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं बनाती। वो कह रहा क्यों नहीं बनाती, ना ही एल्काइलेशन कराती है और ना ही एसाइलेशन यानी कि एसिटाइलेशन कराती है। ड्यू टू, क्यों नहीं बनाती, वो कह रहा है ड्यू टू, यहां से इसका आंसर है सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। कि एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, एसिडिक है, लुईस एसिड है। तो बेस कौन है इसके अंदर, NH2। तो NH2 पर AlCl3 डायरेक्टली जाके वहां पर अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। उस सॉल्ट की वजह क्यों बता रहा है वो, क्योंकि वो एसिड है विच इज यूज एज ए कैटलिस्ट, कि AlCl3 को यूज करते हैं। तो AlCl3 NH2 पर जाके लग जाएगा और एक सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा और आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो एक्टिवेटिंग नहीं बिहेव करेगा, फिर कैसा बिहेव करेगा, वो डीएक्टिवेटिंग। मेनली आप यहां तक बेसिकली याद कर लो तो बढ़िया बात है, और आप पूरा याद कर पाओ तो बहुत ही बेस्ट। यहां तो लिखना ही है आपको। क्लियर, पढ़ लिया इसको। अब जो कंपाउंड है वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्या होता है, बेंजीन और बेंजीन पर N2Cl, N2 पर प्लस, Cl पर माइनस। तो बेंजीन को इसने दिखाया Ar से, N2 दिखा रखा और इसने Cl की जगह हेलोजन दिखा दी, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। ये बना कैसे था, हम बना के आए इसको। हमने एनिलीन पर रिएक्शन करी थी NaNO2 की, साथ में HCl 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन पर, और जिसकी वजह से N2Cl में कन्वर्ट हो गया था। ये तो रिएक्शन आप पढ़ के आए। कौन सी रिएक्शन है ये, कि अगर आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर Cu2Cl2 HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो क्लोरो बनेगा, यानी कि बेंजीन पर Cl लग जाएगा। अगर आप Cu2Br2 लोगे HBr के केस में तो बनेगा ब्रोमो बनेगा, और अगर CuCN और KCN के साथ ले लोगे तो बनेगा साइनोबेंजीन। ये रिएक्शन है आपके पास गटरमैन रिएक्शन। तो गटरमैन रिएक्शन क्या कहती है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर Cu के साथ HCl, Cu2Cl2 नहीं, Cu के साथ HCl तो क्लोरो बनेगा, Cu के साथ HB तो ब्रोमो बनेगा। आप अगर Ki की रिएक्शन कर दोगे तो आइडोबेंजीन बनेगी, KCl2 बाहर हो जाएगा। एक बार चेक करेंगे जरा फटाफट से। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 साथ में H2O से लेते हैं तो बेंजीन बनता है। और अगर मेनली रिएक्शन ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आती है, अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इथेनॉल से कर दोगे तो बनेगा बेंजीन, N2 बाहर, CH3CHO एल्डिहाइड भी बन रहा है और HCl भी बाहर निकल जाएगा। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन डायरेक्टली H2O से कर दोगे, इसको पढ़ के आए हैं, तो बनेगा आपका फिनोल। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन HBF4 जिसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड से करोगे तो ये डायरेक्टली H हट जाएगा Cl के साथ, BF4 यहां लग गया, NaNO2 सिलेक्शन और CO और हीट तो बनेगा NO2 नाइट्रो बेंजीन, N2 बाहर, NaBF4 बाहर हो जाएगा। एक रिएक्शन तो चैप्टर हो गया, फिर टेस्ट लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। ये टेस्ट है बेसिकली, किसका टेस्ट है, फिनोल का भी टेस्ट है, ये एनिलीन का भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। अगर हम डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनोल के साथ कर दें तो यहां से Cl हटाना और यहां से, और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, किसमें, डबल बॉन्ड में टूट गया और नाइट्रोजन से अटैच हो गया। ये है ऑरेंज डाई, यानी कि कौन से कलर की आएगी, ऑरेंज। नेम है मेनली पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर हम एनिलीन ले लें तो Cl यहां से हटेगा और H यहां से, HCl बाहर, ये दोनों जुड़ गया, फिर से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में बन गया, पैरा अमीनो एजोबेंजीन।
जो कि है येलो डाई। चलिए भाई टेस्ट देते हैं फटाफट से, सामने देखते रहेंगे, साइलेंट हो गया तभी चीज आपको समझ में आएगी, सीधे समझ में नहीं आएगी। पहला जो है, पहले का आंसर है बी, ट्राई मिथाइल आपको दिख रहा है, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो समझ नहीं आ रहा, को देखते हैं। दूसरे का आंसर है बी, मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑब्वियसली LiNH4 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है नाइट्रो वाला है ना ये, which of the following would not be good choice of the reducing agent? नाइट्रो बेंजीन की गुड चॉइस हमारे पास नहीं है। इसके 2 आंसर है, लेकिन हम लोग जो लिखेंगे वो LiNH4 को लगाएंगे, is the right answer. Next, the best reagent for converting propanamide into propanamine, ये हमने पढ़ा हुआ है बढ़िया से, D is the right answer. अमाइड को अमाइन में चेंज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ, तो डाउट होगा पूछ लेंगे। फोर्थ का है C is the right answer. अमोलिसिस बोल रहा है रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज insoluble in alkali. फिफ्थ का है C is the right answer. हम इसको पढ़ के आए थे कि पोटेशियम साइनाइड और कैरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 6 का D is the right answer। किसका सही है ये? जी बच्चे सही है, तुक्का लगा D। देखो क्या बोल रहा है ये, हमने किया D क्यों किया हमने, the graph below show the solubility of a primary and secondary tertiary amine। solubility को दिखा रहा है, solubility को दिखा रहा है IJK in water at the same temperature, the number of the carbon atom in each of the compound is 3। सब में कार्बन का नंबर कितना है, 3 है। अमाइन I के बारे में बोल रहा है, is the tertiary amine and J is the primary। तो J जो I है वो है tertiary, फिर है आपका J है प्राइमरी, और जो बचा हुआ है वो है सेकेंडरी। तो पूछा गया है इसमें which of the following graphs indicate identify the 3 amines correctly। कौन सा इंडिकेट कर रहा है हमारे पास, कौन सा इंडिकेट कर रहा है? तो आपको मालूम है कि भाई 1 डिग्री से ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा हमने बात सबसे ज्यादा 2 का होता है। से बात कही ना, सॉल्युबिलिटी है ना ये, तो ग्राफ 1 का होगा। हमने चेक किया जो ग्राफ एंटीबॉडीज की करेक्टली, ग्राफ लो शो द सॉल्युबिलिटी के लिए हम बात कर रहे थे कि वो प्राइमरी हमारी सेकेंडरी टर्शियरी एलिफेटिक अमाइन के बारे में। वाटर दिखाओ जरा बुक को, अभी पढ़ के तो आए थे 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सबसे ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी निकालो जरा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये तो स्टेबिलिटी है, बता रहा है 1 डिग्री में जाता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, वही तो 1 डिग्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किस जगह, ठीक में हाँ 1 डिग्री का होगा, फिर तुम्हारे पास होगा, तो इसके अंदर जो है के जो है वो कौन सा है, के है सेकेंडरी और जे है इसके अंदर प्राइमरी। सही तो दिखा रखा है, जे प्राइमरी है, सही दिखा रखा है ऐसे। किसका बेटा, वो तो उसका बेसिक करैक्टर है ना, वो तो बेसिक करैक्टर है ना, ये बेसिक करैक्टर के बारे में थोड़ी पूछ रहा है। सही आंसर इसका डी इज राइट आंसर, सही है, वो तो बेसिक करैक्टर के ऊपर है ना। 7th का देखेंगे, 7th का बी इज द राइट आंसर। सॉल्युबिलिटी बतानी है तो इसके अकॉर्डिंगली हमने सो किया। नेक्स्ट चेक करेंगे 8 का है ए इज द राइट आंसर। तो आइसोमर बनाने थे, बताया है NH have molar mass, which of the following statement is correct about their boiling point? The boiling point higher होगा of the
अब बात करिए कि प्राइमरी वाले का होता ही है, हमने बात करी बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर। नहीं देखिए नाइन्थ का सी इज द राइट आंसर। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है ना, बोल रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, इसका अपोजिट होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। 13 का है बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 14 का चलेंगे। 14 का है ए इज द राइट आंसर। फोर्टीन्थ वाला मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर पाए थे आप, क्या है वो? आप कैलकुलेट कर पाए थे क्या है वो? ये मॉलिक्यूल जो है वो किसने बनाया था? C3H9N। क्या है मॉलिक्यूल? CH3, फिर CH, फिर एक साइड CH3 एक साइड NH2। एक साइड CH3 बीच में NH2 आएगा, बीच में फिर NH2 क्यों आएगा? NH आएगा ना, अगर बीच में लगा रहे हो CH3। चेक करो C3X के अंदर हाइड्रोजन कितने हो गए? 7 ही बैठे, 9 बैठे ही नहीं, ये तो गलती बनाया है। ये तो पूछा है वो ए रिजेक्ट हमें करवाना है इसको, तो आपने वो कह रहा है कि C3H9AA when treated with nitrous acid gives an alcohol and N2 gas was evolved. A1 warming CaCl3 and caustic soda gives C. Which one reduction gave isopropylamine predicted the compound A? तो हम लोग एक एक को पहले रख के देखेंगे कि हमारे पास कितना सेटल हो पा रहा है। तो फर्स्ट को हम रख के देखा, हमने सबसे पहले हम एक एक को रख के देखेंगे। तो आपने इसको रख के देखा CH पर दो साइड से क्या आपके पास CH3 है, फिर आगे क्या आपके पास NH2। अब आप देखो क्या ये बैलेंस हो रहा है? C3 है, ठीक है। 9 है क्या हाइड्रोजन? 3 2 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, बैलेंस हो रहा है। अब वो कह रहा है कि व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ एक्शन करी, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ रिएक्ट करा, तो क्या ये बनाएगा हमारे पास? HNO2 के साथ एक्शन करी तो ये क्या बनाएगा? गिवन अल्कोहल, और वाटर के साथ करेंगे, वाटर के साथ, और N2, तो हमारे पास NH2 हट जाएगा, क्या लग जाएगा? OH। पहले बनेगा N2Cl, फिर हम लोग H2 से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा अल्कोहल। तो ये बनता है, सही बात है। दूसरी चीज ये है कि आप ये चेक करो, अदर में ये है NH, ये है N और NH कभी भी N2Cl में कन्वर्ट नहीं होते, ये तो आपका वैसे ही कट जाता है। फिर रहा इसको आपने चेक किया 3 2 5 5 और 2 7 और 2 9, ये आपका चेक हो रहा है। ये हो सकता है या तो ये हो या फिर ये हो, तो हम लोग आगे हमें चेक करना पड़ेगा। A on warming with CHCl3, अगर A को आपने रिएक्शन करा दी किसके साथ? CHCl3 के साथ, एंड कॉस्टिक सोडा CaO के साथ, तो क्या देता है वो? C देता है। Which one reduction gives? अब ये जो इसने बोला आइसोप्रोपाइल, क्या बोला इसने? C आगे की तरफ रिडक्शन कराने पर, रिडक्शन किससे भी करा सकते हो? H2 से करा दिया, NiH4 से करा दिया। आइसोप्रोपाइल मिथाइल अम्ल, आइसोप्रोपाइल क्या होगा? CH पर दो साइड क्या लगा होगा? CH3। तो इसमें तो दो साइड से नहीं लग रहा, ये तो आइसोप्रोपाइल देगा ही नहीं, इसलिए तो ये कट हो गया आपके पास। राइट आंसर हुआ, क्योंकि यही तो CH बन रहा है, तो आइसोप्रोपाइल बन रहा है ना। चेक करना है तो कोई भी एक को सही आंसर किया है, जो समझ नहीं आएगा वो पूछ लेना है, जो मुझे लग रहा है कि तुमसे नहीं सोल्व होंगे इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी, 16 का आंसर है सी, 17 का आंसर है डी, डायरेक्ट रिजेक्शन है। 18 का आंसर है ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट रिजेक्शन बेस्ड है, किसी प्रॉब्लम है तो पूछना है। कौन छोड़ा है? कौन सा क्वेश्चन छोड़ा मैंने? एक सेकंड चेक कर लेंगे। तुमने पहले, तुम्हारा आंसर है
10th का आंसर तुम्हारा बी इज राइट आंसर, और इसका आंसर है बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 11th का सी इज राइट आंसर, ये होगा बी ग्रुप वालों के लिए। फिर है 12th का डी इज राइट आंसर, ठीक है, ये तुम्हारे लिए हो गया होगा 6th 7th। अब चलो अगला देखो, ये वाला जो है इसका आंसर वही है सेम बी। अब चेक करो आप, इसका आंसर है ए, ठीक है। चलो ये वाला चेक करो, सेम है, इसका आंसर वही सेम है, बी बी है, इसका आंसर सी है। ये दो होंगे ए ग्रुप के लिए, लास्ट वाले होंगे बी ग्रुप के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब तुम्हारे पास दिन का आंसर है ए इज द राइट आंसर, 20 का आंसर है ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 21 का आंसर है बी इज द राइट आंसर, और 22 का है सी इज द राइट आंसर। जो भी डाउट होगा पूछ लेंगे। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चेक करते रहना। 23 वाला है ए इज द राइट आंसर, हाँ ए का मतलब ये वाला ही, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है इसमें ना, ये ए वाला होगा। 24 का है सी इज द राइट आंसर। दो क्वेश्चन थे ना, ए वालों के ना, तो अभी ये क्वेश्चन एक ही तो है, एक ही तो है, एक ही है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चले, ठीक है। 25 का आंसर है डी इज द राइट आंसर, ये आंसर आगे वो एक्सरसाइज होगा। 26 का है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, यह 27 का है, 27 का बी इज द राइट आंसर। 28 का है सी इज द राइट आंसर। 29 का है डी इज द राइट आंसर। 30 का है सी इज द राइट आंसर। 31 का है ए इज द राइट आंसर, और 32 का है बी इज द राइट आंसर। हो गया, इसके ऑप्शंस है, हो गया। कितने बार से 13 पे चले 33 डी इज द राइट आंसर। 34 का है ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 35 का है ए इज द राइट आंसर। 36 का है सी इज द राइट आंसर।